हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने के सेशन में, हमारी इस प्यारी सी कक्षा में, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी आपको यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति को समझाने का सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं उन शब्दों पे जो थोड़े पॉइंट में मेन माने जाते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है। जब बीच बीच में ऐसे शब्द मिलते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है, उनको समझने के लिए तो शुरुआत करते हैं पहले शब्द रूढ़िवादी से। जो हमारा रूढ़िवादी शब्द है, यह क्या बताता है हमें? वह लोग जो क्या करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादी कहलाते हैं, है ना। फिर आते हैं, इसके बाद आता है दूसरा शब्द है हमारा उदारवादी। उदारवादी कौन लोग होते हैं? जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। किस में यकीन रखते हैं? नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। फिर आता है परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी अर्थात वह लोग जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं भैया? बदलाव लाना चाहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है हमारा समाजवाद। आखिर ये समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उस बात में विश्वास रखती है। किस बात में विश्वास रखती है भैया? एक ऐसी बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के साधन हैं उन पर किसका आधिपत्य हो? समाज का आधिपत्य हो। निरंकुश राजशाही की बात करेंगे। ऐसा राजा जो बिना रोक टोक के क्या करता हो? शासन करता हो। क्या करता हो? बिना रोक टोक के शासन करना निरंकुश राजशाही का लक्षण और क्या होता है? सिंबल, अर्थात जिसको ये बताते हैं एक ऐसा राजा जो किसी के रोकने टोकने में भी ना आए, ना अपने दरबारियों की, जो उसके मंत्री, किसी की सलाह ना ले, सिर्फ अपने ही मन की चलाए। वह क्या होता है? राजशाही। कैसा होता है? निरंकुश राजशाही कहा जाता है। फिर आता है जदीदी। जदीदी क्या था? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। अगर आता है जदीदी किससे रिलेटेड था तो क्या था? रूसी साम्राज्य में, मतलब जो रूस का साम्राज्य था उसमें सक्रिय थे कौन? मुस्लिम सुधारवादी। वो क्या थे? जदीदी थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे। देखो, उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को क्या मिले? बराबर सम्मान मिले। जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। कैसे? रेडिकल समूह के लोग जो थे वो देश की आबादी के बहुमत समर्थन पर आधारित जो सरकार थी उसके पक्ष में थे। रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के, जो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन के विचारों के धीमी गति के पक्षधर थे। कैसे थे? धीमी गति के पक्षधर थे। औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखाने में लाकर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब आता है ये औद्योगिकरण, है ना। औद्योगिकरण अपने आप में एक विशाल चैप्टर है, जिसे समझने के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें औद्योगिकरण की बात करेंगे। फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि औद्योगिकरण ने पुरुषों और स्त्रियों को किस तरह कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया। भैया, जब क्या था? औद्योगिक चीज़ें बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी, फैक्ट्री बढ़ी, तो लोग जो थे वो काम अपने घरों में पहले छोटी छोटी चीज़ों को बना के, मतलब नहीं कहते थे, हस्तकार जो हुआ करते थे, हाथों से अपनी चीज़ों को बनाते थे, वो लोग कैसे होने लगे? बेरोजगार होने लगे। उन्हें काम नहीं मिला तो उन्हें क्या करना पड़ा? फैक्ट्रियों में जाना पड़ा और काम के तलाश में वहाँ पर पहुँचे। कौन? स्त्री और पुरुष दोनों। तो क्या हुआ? औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों दोनों को किस में लाके खड़ा कर दिया भैया? दोनों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। अगला पॉइंट है वोट डालने का अधिकार पाने के लिए क्या हुआ? मताधिकार आंदोलन चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 और से 1918। कब हुआ? 1914 से 1918। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से होती है। कौन सी? खूनी रविवार की घटना। 1905 की क्रांति जो हुई वो खूनी रविवार की घटना से होती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रियां क्या थीं? शक्तियां थी इसमें। फ्रांस, ब्रिटेन व रूस कैसे थे? राष्ट्रमित्र थे। रविवार 25 फरवरी 1917 को, रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। लेकिन लेनिन की
3 मांगों को, किसकी, लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। कि अप्रैल थीसिस क्या था, लेनिन की 3 मांगे थी। राजा, क्या बोलते थे, जार ने 2 मार्च 1917 को क्या छोड़ी, अपनी गद्दी छोड़ दी। अक्टूबर 1917 की क्रांति, बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में टकराव हुआ। अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या हुआ, गृह युद्ध भी चालू हो गया, अर्थात रूस क्या था, गृह युद्ध की चपेट में आ गया अक्टूबर की क्रांति के बाद। स्टालिन ने क्या किया था, समूहीकरण का सिद्धांत दिया। रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, समाजवाद काफ़ी तेजी से फैलने लगा। 20वीं शताब्दी के अंत में, मतलब अंत तक आते आते समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में क्या आई, कमी आई, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का क्या होता है, सम्मान देखने को मिलता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जब इनकी बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, तो हमें पता है क्या 1550 से 1580 तक क्या हुआ, रूस में समाजवाद पर चर्चा हुई। और 1898 में रशियन सोशल 1898 में क्या हुआ, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की क्या होती है, स्थापना होती है भैया। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, 1905 में क्या हुआ था, हमें खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, खूनी रविवार। और 1905 की क्या हुई, क्रांति हुई। फिर क्या होता है, 1917 में 2 मार्च को क्या होता है, 2 मार्च को जार अर्थात उसके राजा के द्वारा त्यागपत्र देना। और 24 अक्टूबर को क्या होता है, पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह का होना। हमने क्या देखा, 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह भी देखने को मिला। फिर क्या आता है, 1918 और 1920 में क्या होता है, गृह युद्ध चालू हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा देश जो था किस में आ गया था, गृह युद्ध की चपेट में आ गया था। 1919 में क्या होता है भैया, 1919 में कॉमिंटन का क्या होता है, गठन होता है। किसका गठन होता है, कॉमिंटन का गठन होता है। जब कॉमिंटन का गठन हुआ उसके बाद क्या हुआ, 1929 में सामूहिकरण का भी, किसमें, 1929 में सामूहिकरण का भी प्रारंभ हो गया। अब देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्नों को। ठीक है, अगर पहला है कि देखो इम्पोर्टेंट है, हमसे कहा पूछा जाए साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, तो साम्यवादी विचार के संस्थापक हमारे कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन है बेटा, कार्ल मार्क्स हैं। रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया, तो रूस में आर्थिक नीति को प्रारंभ करने वाले लेनिन थे। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है, तो खूनी रविवार का संबंध रूस की 1905 में जो क्रांति हुई उससे है ना। अगला क्वेश्चन है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था, अर्थात राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को रूसी इतिहास के 22 फरवरी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था, तो वो शहर था पेट्रोग्राद, जहां से रूसी क्रांति का आरंभ हुआ था। रूस की संसद का क्या नाम है भैया, ड्यूमा। रूस की संसद कौन है, ड्यूमा। और मेनशेविक और बोल्शेविक के नेता कौन थे, करेंस्की और लेनिन कौन थे, मेनशेविक और बोल्शेविक के नेता थे। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया, तो भैया 2 मार्च 1917 को इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कुलक कौन थे, कुलक जो होते थे वो रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था, रूस के संबंध में जो कोल खोज था वो क्या था, खेत को कोल खोज कहा जाता था। किसमें, रूस में क्या होता था, जो सामूहिक खेत होते थे उनको क्या कहा जाता था, कोल खोज कहा जाता था।
ये तो हो गए आपके 1 नंबर वाले प्रश्न। फिर आएंगे 3 नंबर वाले प्रश्न, जिनको आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भैया क्या था, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज, मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच में बटे हुए थे। और क्या था, लगभग 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि कार्यों से जुड़ी थी। कारखानों से प्राप्त लाभ पर किसका अधिकार था, मालिकों का अधिकार था। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार तो था ही नहीं भैया, बिल्कुल भी भाग इन्होंने के अधिकार नहीं दे रखा था। 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। 1917 में 2 मार्च 1917 को वहाँ के राजा ने क्या दिया था, अपना त्यागपत्र दिया था। तो क्यों दिया था, शासन समाप्त होने की वजह क्या थी, ये तो कुछ तो वजह रही होगी। तो शासन समाप्त होने की जो वजह थी वो इनकी ये वजह थी, क्या थी वजह, शासन समाप्त होने की जो वजह थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख कौन मारे गए थे, रूसी योद्धा मारे गए थे, रूसी मारे गए थे ना। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, जो सैनिक थे वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के क्या थे, विरुद्ध थे। कौन, रूस के सैनिक। फौज और श्रमिकों ने, जो फौज थी और श्रमिकों ने क्या किया था, पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का क्या कर दिया, अंत कर दिया। किसके शासन का अंत कर दिया भैया, जार के शासन का अंत कर दिया। स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था। तो जो इनका जो सामूहिकरण का जो कारण था वो क्या था, रूस में क्या था, अनाज की कमी को देखते हुए, किसमें, रूस में अनाज की कमी को देखते हुए, रूस में अनाज की कमी देखते हुए स्टालिन ने क्या किया था, खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का क्या बनाया, फार्म बनाया जा सकता था। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकरण की क्या कहलाई, प्रक्रिया कहलाई। लेनिन और अप्रैल थीसिस क्या थी, लेनिन क्या था और अप्रैल थीसिस क्या थी। तो युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, है ना, युद्ध को समाप्त कर दिया, हाँ, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और जमीन किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। और बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये क्या थी, अप्रैल थीसिस थी। क्या थी ये, लेनिन की 3 मांगे थी, 3 शर्तें थी या मांगे थी, वो क्या थी इनकी, लेनिन की अप्रैल थीसिस कहलाए, जिसमें क्या था, युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीन को किसानों को दिया जाए और बैंकों का क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। फिर आते 5 अंक वाले प्रश्न, जिनको आप लोग देख ही सकते हैं, आपके सामने है। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की उपाधियों पर रोक लगाई गई। व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े उनका क्या करना है, हमें वर्णन करना है। आखिर रूस में जो क्रांति हुई उससे पूरे समाज को, पूरे विश्व को क्या सीख मिली, क्या असर पड़े, इनको देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। तो हमें देखने को क्या मिलेगा भैया, जो हम लोगों ने देखा कि जो रूसी क्रांति हुई उसमें क्या था, किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण, किसकी, किसानों की और श्रमिकों की जो सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में कृषकों का क्या बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कब, 1917 के बाद रूस में आपको साम्यवादी सरकार की स्थापना देखने को मिलती है और कुछ समय बाद अनेक देशों में क्या हुई, साम्यवादी सरकारें बनाई गई। तो क्या होता है, रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, जो पूंजीपति थे तथा श्रमिकों के बीच में क्या छिड़ गया, संघर्ष छिड़ गया।
अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगीं कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका क्या है, दायित्व है। ये समझाया किसने, रूस की क्रांति ने समझा दिया। अब आता है खूनी रविवार से क्या आशय था। भैया जो खूनी रविवार था उससे हमारा क्या आशय था या क्या अभिप्राय था वो हमारे सामने है और अभी हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो खूनी रविवार से जो हमारा आशय था वो हमारे सामने है और ये रहा, जिसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपके सामने है। तो जो रूस के जार, अर्थात रूस के जार से मतलब है, रूस के जार से मतलब है राजा। कहाँ का राजा, रूस का राजा जो था, क्या था, रूस के जार का शासन अत्याचार पूर्ण होना। जो रूस का जो शासन चल रहा था वो अत्याचारों से भरा हुआ था, इसलिए खूनी रविवार का आशय है ये। ठीक, और क्या था, जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों ने जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न किया। मिलने के स्थान पर क्या हुआ, मजदूरों पर हमला हुआ। हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 ज़्यादा घायल हो गए, इसलिए इसे क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती थी, मतलब जानी जाती है। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी। मतलब जब तक यहाँ पर एक क्रांति नहीं हुई, जब तक यहाँ पर एक क्रांति नहीं हुई तब तक यहाँ पर रूस के जो श्रमिक गण थे, जो श्रमिक पूरा माहौल था, उनकी हालत क्या थी। तो उनकी हालत थी, मतलब कि सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का दौर रहा। किसका, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का दौर रहा। और क्या था, औद्योगिक जो क्षेत्र था वो विकसित हो रहे थे। औद्योगिकरण ने क्या किया था, औरतों और आदमियों और बच्चों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया था, कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया था। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, काम के घंटे ज़्यादा थे और मजदूरी की कीमत कैसी थी, कम होती थी। वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या सामने आई, उनके बनी हुई थी। अक्टूबर क्रांति क्या थी, है ना, तो अक्टूबर क्रांति हमारी थी, यह क्रांति का क्या था, दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता किसने संभाली, केरेंस्की ने संभाल ली थी। वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। अस्थाई सरकार को क्या कर दिया गया भैया, भंग कर दिया गया। जो अस्थाई सरकार बनाई थी उसको भंग कर दिया गया। केरेंस्की क्या हुआ, देश छोड़कर भाग गया। शासन किसने ले लिया अपने हाथों में, लेनिन ने अपने हाथों में शासन ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा किया गया। ठीक, उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण, विकास के लिए आर्थिक नियोजन, साम्राज्यवाद का अंत और अंतर्राष्ट्रीयता का क्या हुआ, प्रोत्साहन। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला क्या था, प्रभाव। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो भैया समाजवादी जो विचारधारा है वह समाज के पुनर्गठन का काम करती है। उदारवादी किसे कहा जाता था, उदारवादी क्या थी, एक विचारधारा थी जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान व जगह मिले। पहले बता चुका हूँ, वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों नहीं था, तो देखिए भैया इसको जानेंगे कि क्यों नहीं था। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वोट देने का अधिकार केवल किसको था, संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए रूस में क्या नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, आखिर जो समाजवादी विचारधारा है वह है क्या। तो समाजवादी विचारधारा
वह है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं। और जब ये निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा, मतलब संसार में सभी के लिए बराबर न्याय हो, हर चीज़ का बराबर बराबर बंटवारा समाज में किया जाए बिना भेदभाव के, हर चीज़ मतलब जो है प्रजाजनों के लिए, समाज के लिए हो, ऐसी विचारधारा किसकी है भैया? समाजवादियों की है, अर्थात समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? क्या करते थे? क्यों करते थे? समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? तो आप देखेंगे समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां क्या करती थी? सामंतवाद, समाज में और क्या करते थे? असंतुलन को जन्म दे रहे थे। ठीक है, और देते हैं, सीधी सी बात है। रेडिकल समूह की विशेषता, रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? एक समूह था रेडिकल समूह, जिसकी विचारधाराएं क्या थी उन पे अभी हम लोग नज़र डालेंगे। तो उनकी भैया विचारधाराएं थी, वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब देश की जो आबादी है जिसको चुने, जैसे वोटिंग हो, जिसको ज़्यादा वोट मिले तो भैया वही सरकार बनाए, है ना। तो रेडिकल जो समूह था इस बात पर अपना पक्ष रख चुका था, सहमत था, उनकी इच्छा थी, मंशा थी। इनमें से बहुत सारे लोग जो थे, इनमें से बहुत सारे जो लोग थे, इनमें से बहुत सारे जो लोग थे भैया वो क्या थे? महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, कि मतलब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। यह लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, कि भैया आखिर वो लोग उद्योगपति हैं, संपत्ति रखने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष अधिकार क्यों, है ना। तो इसके क्या थे? खिलाफ में थे। वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। मतलब कुछ ही लोग हैं जिनके पास अगर संपूर्ण देश की अगर लगभग मान लो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति रहेगी तो और लोग क्या करें, वो इसके खिलाफ में थे। रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे, ना कि एकदम से। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह न ठुकराया जाए। ऐसा चाहने वाला कौन था? रूढ़िवादी लोग थे। रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थीं? तो रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं कौन सी थीं? ये आपके सामने निम्न है। वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। बिल्कुल सही बात है। वे संपत्ति के किसी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते हैं कि सरकार भी अपनी तरफ से सामूहिक खेती को क्या दे? बढ़ावा दे। वे चाहते थे सरकार पूंजीपति जो उद्यमी होते थे, उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को भी बढ़ावा दे, जिससे लोग आगे बढ़ सकें। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन करना है तो हमें देखना होगा रूस में उदारवादी विचारधारा। सभी धर्मों को क्या होना चाहिए? बराबर सम्मान की जगह मिले। सभी धर्मों का होना क्या होना चाहिए? बराबर सम्मान हो और उसको बराबर जगह मिले। वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यह सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुरक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य को चलाए। इस तरह की सरकार के पक्ष में थे।